Hi guys, welcome back in this new tutorial. So in this tutorial we will discuss about object oriented programming using C++. तो अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग एक तरह से आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशन करने का एक टूल है। किसके साथ? कंप्यूटर के साथ, मशीन के साथ। ठीक है, हम प्रोग्राम लिख करके कंप्यूटर को उसकी भाषा में समझाते हैं कि हम जो है वो मशीन से या फिर कंप्यूटर से करवाना क्या चाहते हैं, हम उससे क्या आउटपुट चाहते हैं। उसको जब हम कोड में ट्रांसफॉर्म करके कंप्यूटर को बताते हैं, उसी चीज को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जिससे या जिसका हम यूज करके रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करना सीखेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है सी प्लस प्लस का यूज करके। तो सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज होती है जिससे कि हम कंप्यूटर को समझा सकते हैं कि हम कंप्यूटर से क्या आउटपुट चाहते हैं, हम उसे क्या कहना चाहते हैं, उसे क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी लैंग्वेज होते हैं जैसे कि जावा है, सी है। ठीक है, सी के अंदर तो अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होता है, वो एक बेसिक लेवल स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है, अगर हम पाइथन की बात करें तो वहां पे जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उसके साथ साथ जावा के अंदर होते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज जो है हम किसी भी मशीन को ट्रेन करने या फिर उसे समझाने के लिए, सिखाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिकली चार फंडामेंटल्स पिलर्स पर काम करता है, जिसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर हम अच्छा कोड जो है वो लिख सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट अपना होता है डेटा इनकैप्सुलेशन, सेकेंड पॉइंट होता है डेटा अब्स्ट्रैक्शन, थर्ड पॉइंट होता है इनहेरिटेंस और फोर्थ पॉइंट है अपना पॉलीमॉर्फिज्म। एक एक करके हम इन सब चीजों के बारे में समझेंगे कि डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डेटा और फिर इनकैप्सुलेशन। सो डेटा मीन्स आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है जिसका यूज करके आप किसी कंप्यूटर, किसी मशीन को समझाना चाहते हो, उससे आउटपुट लेना चाहते हो, उससे बेनिफिट लेना चाहते हो, उसे हम एक तरह से डेटा कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब सेकेंड टर्म यहाँ पे लिखा है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब आप नाम से ही समझ सकते हो कि उसको एक कैप्सूल में बंद कर दिया है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा जो मेडिसिन होते हैं उसमें डॉक्टर जब हमें रिकमेंड करते हैं, अगर हम कभी बीमार पड़ते हैं तो कैप्सूल देते हैं। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, अगर आपने कभी उसको खोला हो, नहीं खोला तो खोल के देखिएगा कि जो कैप्सूल होता है, जो आप कह सकते हो कि एक सिलेंड्रिकल टाइप होता है, उनके जो दोनों कोन छोर होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो उनके दोनों साइड होते हैं वो थोड़े कर्व टाइप के होते हैं, उसी को हम कैप्सूल बोलते हैं। जब आप उसको खोलोगे तो आप उसके अंदर देखोगे कि कहीं कहीं जो है वो जो अपने मेडिकल की चीजें होती हैं उसके अंदर कुछ छोटे छोटे स्फेयर टाइप के उसके अंदर डाले रहते हैं, कुछ के अंदर पाउडर्स होते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। तो डेटा इनकैप्सुलेशन मींस यहाँ पे ये होता है कि आपका जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, आप कोई कोड लिख रहे हो, तो उसके जो एट्रीब्यूट्स है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, एट्रीब्यूट्स क्या है, मेथड्स क्या है, जब हम क्लास को पढ़ेंगे या क्लास में हमने पढ़ा दिया है तो आप वहां से जा करके क्लास को, फंक्शन को, मेथड्स को देख सकते हो, वहां मैंने अच्छे से उसे डिफाइन किया है। तो एट्रीब्यूट्स मींस यहाँ पे ये है कि आपने उसके अंदर जो भी चीजें डिफाइन की हैं, आप उससे जो भी करवाना चाहते हैं वो उसका एट्रीब्यूट्स होता है। मेथड्स मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि आप उससे क्या आउटपुट निकलवाना चाहते हो, वो एक मेथड है, या फिर आप उसको फंक्शन कह सकते हो कि जिसकी हेल्प से हम उस काम को प्रोग्राम के अंदर या मशीन के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपने उसके अंदर जो डिफाइन किया, आपने उसको उससे जो काम निकलवाना, जो वर्क है, जो बेनिफिट आपको उससे निकलवानी है, उसको हम मेथड्स कहेंगे। तो जब हम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को कंबाइन करके एक साथ एक कैप्सूल के अंदर रख देते हैं, कंबाइन करके, तो उसे हम डेटा इनकैप्सुलेशन कहते हैं। डेटा इनकैप्सुलेशन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम जो डेटा है, अपना जो डेटा है उसे सिक्योर करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं। अगर हम सारी चीजों को एक कैप्सूल के अंदर रख देंगे तो उसमें जो है कि अगर कोई बाहर से बंदा उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है कैप्सूल में बंद करने के बाद वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वहां से वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर हम बात करें डेटा अब्स्ट्रैक्शन की, तो
इसका मतलब है डेटा वही अपना जो इंफॉर्मेशन है। अब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है कि हम जो अपना ओरिजिनल डेटा है उसे हम बैकग्राउंड, उसके जो बैकग्राउंड है, उसका जो रिकॉर्ड्स है उसे हम यूजर से छुपा देते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम जो मशीन होती है उसके अंदर आप जो है अपना एटीएम कार्ड लगाते हैं, तो वहां से आपको कुछ इंटरफेस दिखता है। आप वहां पे अपना पिन डालते हैं, फिर उसके बाद पैसे निकालते हैं, तो आपको पैसे आ जाते हैं। क्या आपको पैसे निकालते समय ये जानना चाहते हैं, या फिर ये आपको जानना चाहिए होता है जब आप पैसे निकालने जाते हैं कि जब हमने एटीएम कार्ड एटीएम मशीन के अंदर डाला तो उसमें क्या-क्या प्रोसेस हुआ, उसके बाद जब हमने पैसे निकाले तो बैंक से एटीएम कैसे रिलेटेड है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपने गए, आपने वहाँ पे जो है कि एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डाला, आपने अपने सारे डिटेल्स फिल किए जो कि रिक्वायर्ड थे, आपने पैसा लिया और आप बाहर आ गए, आपने उसके बारे में नहीं सोचा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एटीएम मशीन के अंदर जो फंक्शंस थे उसको हमने यूज़र से छिपा दिया। हमने खाली यूज़र के काम के इंटरफेस को, यूज़र के काम के फंक्शन को हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया। तो उस चीज को हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या करता है, ये अपना ईज ऑफ ऑपरेशन इन अ सिंगल प्रोसेस। तो वहां पे जितने भी बैकग्राउंड में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उसको वो हाइड करके खाली उस इसेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर के इंटरफेस पे, यूजर के डिस्प्ले पे दिखाता है, जिससे खाली यूजर को आप कह सकते हो मतलब होता है। इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होता है? तो इनहेरिटेंस से आप ये नाम से ही समझ सकते हो। इनहेरिटेंस मीन्स किसी की प्रॉपर्टी किसी दूसरे के अंदर जाना, उसके जो भी फीचर्स हैं वो दूसरे बंदे के अंदर या दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जाना। अगर आप एक ऐसा एग्जांपल देखो, अब जैसे कोई फादर है और उनका सन, ठीक है? तो फादर की कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उनके कुछ जो आप कह सकते हो कि इसेंशियल्स इंफॉर्मेशंस हैं जो कि डीएनए में स्टोर है, वो जो है वो सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है? अब इनहेरिटेंस का यूज जो है हम प्रोग्राम में क्यों करते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इनहेरिटेंस का यूज हम इसलिए करते हैं अगर हम कोई पेरेंट क्लास डिफाइन करते हैं जिसके अंदर अपने वो सारे मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे जिसका यूज जो है हमें आगे चलकर प्रोग्राम में करना होगा। तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम इनहेरिटेंस का यूज करेंगे। जो हम बाद में चाइल्ड क्लास को डिफाइन करेंगे तो वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट होगा। तो चाइल्ड क्लास अपने अंदर पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज और उनके फीचर्स को अपने साथ लाएगा। इससे जो है अपने पास कोड रीयूजेबिलिटी की फीचर जो है वो आ जाता है कि हम जो है बार बार किसी चीज को न डिफाइन करके हम उस प्रॉपर्टी को किसी भी ऑब्जेक्ट में इनहेरिट करा करके उसका हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है? अब बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे पॉली और मॉर्फिज्म, इसको आप अगर तोड़ोगे तो पॉली और मॉर्फिज्म दो में टूटेगा। तो पॉली मीन्स यहाँ पे होता है बहुत सारे मेनी फंक्शंस, और मॉर्फिज्म मीन्स उसके बिहेवियर्स क्या हैं। ठीक है? तो एक ही कोड के बहुत सारे बिहेवियर जो है वो हो सकते हैं। ठीक है? जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, आप जैसे समझ लिया आपने कोई सम डिफाइन किया। सो सम इज इक्वल टू, आपने कुछ फंक्शन डाला कि आप एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो हमने एक फंक्शन बनाया, डेफ फंक्शन। ठीक है? या फिर आप कह सकते हो सम नाम का एक फंक्शन है, यही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो सम फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने ए लिया, उसके बाद हमने बी लिया। ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम सम को लिखेंगे। भाई सम जो है वो अपना हो जाएगा ए प्लस बी। ओके? ए प्लस बी ये अपना सम हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे सम वापस लिखते हैं। अब इसके अंदर सम के अंदर हम क्या करें, अब हम तीन एंटिटी डालेंगे, ए बी एंड फिर सी। ओके? इसके बाद अगर हम लिखें यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम, किसका है अपना यहाँ पे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके? अब यहाँ पे जब हम अगर फंक्शन को कॉल करते हैं, सम फंक्शन को, तो वो आर्ग्यूमेंट लेगा। अगर आपने फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट डाले हैं तो जब आप इनपुट में दो आर्ग्यूमेंट देंगे दोगे तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। अगर आप इनपुट में तीन आर्ग्यूमेंट डालते हो तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सम फंक्शन को ही डिफाइन किया है, लेकिन अलग अलग आर्ग्यूमेंट के लिए। यहाँ पे फंक्शन
का जो फॉर्म है वो सेम है, जो कि है सम, लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो अलग है, और ये डिपेंड कर रहा है इनपुट के ऊपर कि आप इनपुट क्या डाल रहे हो। इस तरह से आप जो है समझ सकते हो कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं सी प्लस प्लस में किस तरह से हम प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, तो सी प्लस में सबसे पहले हम लिखते हैं हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। सर अब ये क्या नई चीज है? अब इसके अंदर जो हैज इंक्लूड का यूज होता है, ये होता है फाइल को इंक्लूड करने के लिए जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, अभी आप सुनते जाइए, आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे आईओस्ट्रीम डॉट एच एक ऐसा फाइल है, ऐसे फोल्डर्स हैं जिसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो सी आउट है, कि हमने यहाँ पे सी आउट को डिफाइन किया नहीं। तो सी आउट कहाँ पे स्टोर है? सी आउट फंक्शन जो है वो आईओस्ट्रीम डॉट एच नाम के फाइल के अंदर स्टोर है। जब आप इसको अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किए हो तो ये अपने आप सी आउट और सी इन नाम के दो फंक्शंस को अपने साथ लाया है, आप उसे यूज कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंट मेन लिखते हैं, जो कि अपना एक प्रोग्राम होता है जो कि मेन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब मेन के अंदर हम अपने मेन कोड को लिखते हैं। आप मेन के अंदर जो भी चीज लिखते हैं उसे हम बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, और सी प्लस प्लस एक मिड लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसका यूज जो है हम शुरुआत में बिगनर्स के टाइम में जो सीखने के लिए यूज करते हैं, ताकि हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईओस्ट्रीम डॉट एच था वो एक हेडर फाइल है। अब हेडर फाइल के अंदर क्या होती है आपके पास, उसके अंदर जो है अपना एक खुद का कोड होता है, जिसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसका यूज जो है वो हम अलग से कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। ठीक है, और आप इस चीज को स्ट्रीम डॉट एच की जगह पे आप नेम डॉट सॉरी हैश इंक्लूड नेम भी लिख सकते हो। आपका अगर मन कर रहा है तो भाई नेम डॉट एच भी लिख सकते हो। दोनों चीजें जो है वो यहाँ पे सेम होती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कि जो आईओ स्ट्रीम होता है वो जो फाइल कंटेन कर रखा था उसमें उसने इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, क्लासेस बना रखे हैं, जिसके अंदर अपने इनपुट ऑपरेटर और आउटपुट ऑपरेटर होते हैं, जिसका यूज करके हम सी प्लस प्लस के अंदर अपने फंक्शंस को इनपुट लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं और उसे आउटपुट कंसोल पे जो है वो डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो सी आउट यहाँ पे क्या है? सी आउट का मतलब है यहाँ पे कि अपने जो मैसेज हैं, जो कि फाइनली प्रिंट हो करके ओरिजिनल जो मैसेज है, सारी कुछ कैलकुलेशन होने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर निकल के आता है, उसको आप जो है जब डिस्प्ले करते हो आउटपुट कंसोल के ऊपर, तो वो सी आउट के फंक्शन के यूज से ही होता है। और सी प्लस प्लस एक जो है वो स्ट्रिक्ट सिंटेक्स चेकिंग पॉलिसी फॉलो करता है। जैसे सी आउट को आप यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखते, आप यहाँ पे कैपिटल सी आउट लिख दो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो है कि हेलो वर्ल्ड लिख दो। ओके, सो ये कोड जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो है एक जो सिंटैक्स है, ठीक है, उसे फॉलो करता है। आप यहाँ पे अपर केस और लोअर केस को सेम नहीं कर सकते हो, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे सी आउट और ये सी आउट, दोनों सी आउट जो है वो अलग है। ओके, चलिए, सो अब हमने ऊपर देखा था कि हमने इंट मेन का यूज किया था। ठीक है, तो इंट मेन क्या करता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर यूज हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो मेन फंक्शन से यूज होगा, और मेन फंक्शन को कॉल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम जब मेन फंक्शन को कॉल करेगा, तो मेन फंक्शन के अंदर की जो बॉडी है, जो कोड लिखा गया है मेन फंक्शन के अंदर, वो जो है एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद मेन फंक्शन उस डेटा टाइप वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो कि आपने इनिशियलाइज किया है मेन फंक्शन बनाते समय। ठीक है, तो उस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होते हैं कि आपको अगर मेन फंक्शन डिफाइन करना है, तो आपको एक रिटर्न डेटा टाइप डिफाइन करना होता है कि आप जो है कौन सा डेटा टाइप जो है वो रिटर्न में चाहते हैं।